मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, पर्यावरण की जो मैंने इससे पहले क्लास ली थी, जो मेरा पहला लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि पर्यावरण की आंतरिक संरचना क्या है या फिर उनकी अंतर क्रियाएँ क्या क्या चीज़ होती हैं। जैसे पर्यावरण के हम कुछ पार्ट को भी देखें कि जीवमंडल में क्या आते हैं, स्थल मंडल में क्या आते हैं और वायुमंडल में क्या आते हैं। सारी चीज़ों को हमने जाना, लेकिन पर्यावरण की जो एक्चुअल संरचना होती है वो क्या होती है। देखिए, जब पर्यावरण को आप अच्छे से समझ जाएं, आपके चारों तरफ उपस्थित जिस जमीन पे आप खड़े हैं, जो आप जल पीते हैं, जो जिस चीज़ का आप यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपके एक इन्वायरमेंट में आती हैं, जिनका हम नाम क्या देते हैं, पर्यावरण देते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसकी संरचना क्या क्या होती है, एक एक स्टेप को हम इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि पर्यावरण से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो। जैसे देखेंगे कि पर्यावरण के स्तर में क्या आता है, उसका क्या क्या स्टेट होते हैं, स्तर क्या होता है। तो जैसे अगर पर्यावरण के क्षेत्र में हम जाएं तो सबसे नीचे, सबसे लोवेस्ट अगर रीजन में जाएं, मतलब कि सबसे लघु, छोटा से छोटी अगर कोई इकाई यूनिट ली जाए तो वो होती है जीवाणु की। किसकी होती है? जीवाणु की। जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया, सबसे छोटा से छोटा मैं स्तर लेकर चल रहा हूँ कि अगर पर्यावरण के स्तर में अगर बात करें सबसे छोटे से छोटे चीज की, तो आता है जीवाणु। जीवाणुओं का जो क्या होता है, पर्यावरण। उसके बाद बृहद स्तर पे अगर हम बात करें तो आता है वृक्षों का पर्यावरण। अगर मोटी मोटा अगर आप ऐसे इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं, एक ऐसे ओवरव्यू के तरीके से आप देख रहे हैं, तो पर्यावरण में छोटी इकाई आपकी क्या हो जाएगी, जो जीवाणुओं की होगी, और सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, वो होगी पौधों की होगी। बाग बगीचे, जंगल, ये सारी चीजें पर्यावरण का एक बृहद रूप में देखा जाए तो एक भाग होता है। फिर देखा जाए कि पर्यावरण में विभिन्नताएं क्या क्या होती हैं। विषमताएं हर जगह हैं, ऐसे ही पर्यावरण में भी विषमताएं हैं, लेकिन जो पर्यावरण की जो विभिन्नताएं हैं वो उनके कारण पर डिपेंड करती हैं। जैसे भारत में क्या है, भारत की बात क्यों करें, पर्यावरण तो हम पूरे विश्व को लेकर करें तो भारत की बात क्यों करें, ठीक है। जैसे विभिन्नताएं की बात करें तो उसके कारण में क्या कहेगा, जैसे जलवायु में परिवर्तन। अब आप जानते हैं कि भारत की जलवायु तीन तरीके के मौसम है यहाँ पे, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ की जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। तो पर्यावरण में जो विभिन्नता देखी जा रही है वो जलवायु में परिवर्तन के कारण देखी जा रही है। दूसरी चीज, यहाँ की मिट्टी की अगर बात करें, मृदा की अगर बात करें, तो कई प्रकार की मिट्टियां यहाँ पे हैं। जलोढ़ मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, ठीक है, लेटराइट हो गई, कई तरह की यहाँ मिट्टियां हैं। तो उनमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं हमको। तो उन विभिन्नताओं के आधार पर भी हम पर्यावरण को देखते हैं। तीसरी चीज, स्थलाकृति में देखा जाए तो कहीं मैदानी भाग है, तो कहीं पठार है, तो कहीं कंकड़ पत्थर, इस तरीके की चीजें, कहीं चूना पत्थर है। तो इन सब चीज़ों के पहाड़ हैं। तो अगर हम इस तरीके के बेस पे अगर देखें तो भी हमें पर्यावरण में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज, अब आते हैं इसके संगठक क्या हो सकते हैं। संगठक की बात करें तो संगठक में मतलब देखा जाए तो पर्यावरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपने पहले लेक्चर में भी देखा कि जीव मंडल में क्या आते हैं, वायुमंडल में क्या आते हैं, स्थल मंडल में क्या आते हैं, जल मंडल में क्या आते हैं। उसी प्रकार जब हम इनकी अंतर क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे या इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इनकी जब हम संरचना के बारे में पढ़ाई करेंगे तो उनके देखेंगे कि संगठक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे भौतिक संगठक की हम अगर बात करेंगे तो भौतिक संगठन में स्थल हो गए, जैसे जमीन हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, नदी हो गए, झील हो गए, सागर हो गए, ये सब भौतिक संगठक के जल वाले पार्ट में आएंगे। वैसे इनके जैविक, जो सांस ले सकते हैं, जिनके अंदर जीवित रहने की क्षमता है, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें जैसे पादप हो गए, पादप में हो गए पेड़ पौधे वगैरह हो गए, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद जीव जंतु जो हो गए, और जीव जंतु के साथ साथ ही आते हैं सूक्ष्म जीव। इनकी जो यूनिट है, इन्हीं को हमने कहा था लघु स्तर। इन्हीं को हमने क्या कहा था, पर्यावरण का लघु स्तर में आते हैं। जो जीवाणु का पर्यावरण कहते हैं, उसमें कौन आते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह आते हैं। पादप की मैं बात करूं तो किस स्तर में आएंगे, वो आएंगे बृहत में।
मतलब एक बड़े स्तर में, पर्यावरण के एक बड़े स्तर में आएंगे। ऐसे ही ऊर्जा पर्यावरण का ही भाग है। पर्यावरण में जो संगठक है हमारा किसका है, ऊर्जा है। ऊर्जा हमें दो तरीके से मिलती है, जो नेचुरल रिसोर्स की मैं बात करूँ तो एक तो है सौर ऊर्जा और दूसरा है भूतापीय ऊर्जा। जो आप जिस धरती की मैं बात कर रहा हूँ, उस धरती के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और जो हमें सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम क्या कह रहे हैं, सौर ऊर्जा कह रहे हैं। तो आप एक दिमाग में एक ऐसा फिगर बनाइए कि अगर हमें पर्यावरण की संरचना के बारे में लिखना हो या संरचना के बारे में जानना हो तो उसमें कौन कौन से चीज या कौन कौन से घटक आ सकते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन किन के कारण होते हैं, ठीक है, इनका स्तर कितने किस लेवल पे होता है, सबसे निम्न स्तर क्या है और सबसे उच्च का स्तर क्या है। ऐसे ही कारक की हम बात कर लें कि पर्यावरण को किस कारक के रूप में यूज किया जा सकता है, तो आप इनको संसाधन के रूप में यूज करते हैं। पर्यावरण से बहुत सारे ऐसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है जिनका हम यूज करते हैं। उसके बाद नियंत्रक के रूप में ऐसे प्राकृतिक बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर के हम अपने नियंत्रण का भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि पर्यावरण की एक संरचना क्या होती है और क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि पर्यावरण की अंतःक्रिया क्या क्या है, पर्यावरण में कौन कौन से भाग आते हैं, अगर स्थल मंडल है तो उसमें क्या आते हैं और वायुमंडल है तो उसमें क्या आते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जा रहा हूँ, किनारे हो जा रहा हूँ, आप एक बार इस ब्लॉक डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं मिटाता हूँ। अब हम जानेंगे कि धारणीय विकास क्या होता है। इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि धारणीय विकास क्या है या फिर सतत विकास क्या है। बच्चे क्या होते हैं कि धारणीय विकास का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि आखिर ये एक ऐसा डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जैसे सतत विकास है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और धारणीय विकास एक्चुअल में है क्या, इसको जरा हम समझते हैं। क्योंकि अगर पर्यावरण में पहले चैप्टर से अगर कोई टफ क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले वो धारणीय विकास से ही क्वेश्चन आएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर धारणीय विकास है क्या। देखिए, समझिए, धारणीय विकास या इसको आप कह सकते हैं सतत विकास। एक नाम इसको और दिया जाता है, इसको आप ये भी कह सकते हैं टिकाऊ विकास। अब आप इस चीज को समझिए कि आखिर धारणीय विकास है क्या। धारणीय विकास विकास की ऐसी अवधारणा है, बात को समझिएगा, कि धारणीय विकास जो है विकास की ऐसी अवधारणा है जो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। मतलब कि जो वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका इतना दोहन न कर दिया जाए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका उपयोग ना कर सके या उससे क्या हो जाए, वो वंचित हो जाए। मतलब कि ये पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। बात को समझिएगा, यह जो है धारणीय विकास जो है, ये मैटर जो है पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो आपके पास जो भी संसाधन प्रकृति ने आपको प्रदत्त किया है उसका दोहन उतना ही करिए जितना आपकी जरूरत हो। जैसे पृथ्वी के संसाधन, अब मैं इसको लिख दे रहा हूं पहले तो, कि धारणीय विकास जो है विकास की वह अवधारणा जो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखें। समझ रहे हैं इस चीज को। मतलब कि धारणीय विकास की जो अगर मेन पॉइंट अगर हम कहें, धारणीय विकास का जो मेन कंक्लूजन है, मतलब कि
पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। ठीक है, मतलब कि धारणिक विकास या सतत विकास जो है न्याय संगत उपयोग, धारणिक विकास या सतत विकास जो है न्याय संगत उपयोग तथा उचित प्रबंधन करना, उपयोग तथा उचित प्रबंधन का विषय। उचित प्रबंधन का क्या है? विषय है। अब बात को समझिए, धारणिक विकास के बारे में जब भी कोई आपसे पूछे या फिर धारणिक विकास के बारे में कोई आपसे जब भी बात करे, तो ये जो वर्ड है इसको आपको बहुत टफ नहीं बनाना है, ना अपने दिमाग में इसको सोचना है कि पता नहीं क्या चीज़ होता है, या फिर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा नाम है सतत विकास, जिसको हम कहते हैं जो लगातार कंटिन्यू विकास जिसकी वजह से होता रहे, या फिर मजबूत या टिकाऊ विकास जिसको कहते हैं। तो धारणिक विकास जैसे ही कोई नाम ले आपके दिमाग में तुरंत ये बात जानी चाहिए कि हमको वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है भविष्य की जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो विकास होगा उसको हम सतत विकास कहेंगे, या फिर धारणिक विकास कहेंगे, या फिर उसको हम टिकाऊ विकास कहेंगे। धारणिक विकास की जो व्याख्या है, सबसे पहले एक आयोग बना था जिसका नाम है WCED, मतलब कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा आयोग बनाया गया था इसके लिए, खास करके ये वैश्विक लेवल का आयोग था जिसमें इसकी व्याख्या की गई थी कि आखिर धारणिक विकास है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या, किसको हम कहेंगे। उसमें इस संस्था ने या इस आयोग ने इसकी व्याख्या की थी कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ अगर हम भविष्य की जरूरतों का भी ख्याल रखें, ठीक है, जिससे पीढ़िगत जो संवेदनशीलता का जो विषय जिसको माना जाता है उसका हम ख्याल रखें, तो ऐसे अगर हम विकास को हम क्या कहेंगे? धारणिक विकास कहेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये जो आयोग था ये बना था 1987 में। ये जो आयोग बना था 1987 में। इसके बाद एक आपने सुना होगा एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? मैं आगे अलग से उसका लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि धारणिक विकास की व्याख्या तो इस आयोग ने किया था, लेकिन जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 इस बात को सपोर्ट किया था कि आपने जो बात कह रहे हैं धारणिक विकास की जो आप व्याख्या कर रहे हैं क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि धारणिक विकास क्या होता है, और अब पर्यावरण की जो संरचना क्या है, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, उसकी अंतःक्रियाएं क्या क्या होती हैं, उसके भाग कौन कौन से होते हैं, आप ब्लॉक डायग्राम से बड़े अच्छे से समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। और अब जो सबसे थोड़ा सा टफ पार्ट जो आता है, जो पहला चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई जब से पूछ लेता है कि धारणिक विकास क्या है, कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो अब उसकी डिफिनेशन को आप समझ गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई धारणिक विकास से आपसे कोई पूछे तो बात हमेशा याद रखेंगे, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करें आप। उसके साथ साथ आपको देखना है कि पहले तो पीढ़िगत संवेदनशीलता का विषय है, ठीक है। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि न्याय संगत, मतलब प्रकृति ने जो संसाधन दिया है सिर्फ किसी एक के लिए नहीं दिया है। अगर प्रकृति ने जो संसाधन दिया है तो न्याय तभी होगा जब सबके पास वो बराबर भागों में बटे या बराबर भाग में पहुंचे, ठीक है। उसका उपयोग होना चाहिए, न कि दुरुपयोग होना चाहिए, तथा उचित प्रबंधन, अगर उचित मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो उससे भी प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है वो गलत हो जाएगा या गलत तरीके से लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है पर्यावरण की जो आंतरिक क्रियाएं हैं या अंतःक्रियाएं हैं आप उनको समझ गए होंगे। एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लीजिए कि उसके परिवर्तन और पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण क्या है, उसका पर्यावरण के लघु स्तर में कौन आते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, जीवाणुओं का पर्यावरण तो आपके लघु स्तर में आता है, और बृहद स्तर में क्या आता है,
बृहत्तर में जैसे पौधों का पर्यावरण हो गया। उसके साथ साथ हम इसके देखेंगे संगठक क्या है। संगठक में हमने देखा कि कुछ भौतिक हैं, कुछ जैविक हैं, कुछ क्या है ऊर्जा के रूप में है। फिर इसके बाद देखेंगे कि इसमें कारक क्या है, किस नियंत्रक के रूप में इसके कारक हैं या फिर संसाधन के रूप में कारक है। सारे ब्लॉक डायग्राम को अपने दिमाग में एक बार बैठा लीजिए। आप पूरा का पूरा पर्यावरण से कहीं भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।